देखने के लिए होता है कि जो आपका स्कूल सिस्टम पढ़ा रहा है लोगों को, क्या वो यकसा तौर पे उस करिकुलम को और उस सब्जेक्ट मैटर को समझ पाए हैं, और उनकी जो बेसिक कॉम्पिटेंसीज हैं वो मेजरेबल हैं कि नहीं। इसलिए 5वीं 8वीं 10वीं में अंग्रेज़ों के ज़माने में जो इम्तहान होते थे वो नेशनल बेंचमार्किंग एग्ज़ाम्स होते थे। उससे आपके एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर को ये पता चलता था कि मैंने अगर चेंज करनी है करिकुलम में या टीचर ट्रेनिंग में या पेडागोजिकल इनपुट्स में, तो मैंने कहाँ करनी है ताकि स्टूडेंट अचीवमेंट को यूनिफॉर्म किया जा सके। कि जो बंदा कहे ना मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, वो वही उसका मयार हो जो कहे कि मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो ये बेंचमार्किंग एग्जाम्स होते हैं। इसके लिए भी आपको पैरामीटर लर्निंग चाहिए, तो इनको आपने कहा। ये जो तीसरी बात मैं कर रहा हूँ ना, ये वो है अनब्रिडेड लर्निंग। इसका ना सर्टिफिकेट से कोई ताल्लुक है, जो कि हो सकता है। इसका ना कोई किसी किस्म का कोई बेंचमार्किंग से ताल्लुक है, वो कि अगर मेहनत की जाए तो हो सकता है, बट देन यू विल क्रिएट द सेम एनिमल इन अ डिफरेंट शेप। 6 टांगों वाला घोड़ा बना देंगे आप, तो वो भी शायद ना ही भाग सके। ये मुझे चुप कराने के लिए तो उसके लिए मैं आपके साथ 2-3 एग्जाम्पल्स शेयर करूँगा to show you that learning within learning frameworks is still possible without the constraints of a classroom and without creating any open-ended learning systems or through, and that is the learning that you get by observation, by questioning your observation, by testing your assumptions, and by talking about it to people who will not judge you for knowing or not knowing something that you should be स्टडी। सो ये जो तीसरा मॉडल है ये सिर्फ इसलिए इंटरेस्टिंग है, और ये उन लोगों के लिए है जो इम्तहान पास नहीं करना चाहते, जो नेशनल बेंचमार्क्स में नहीं रहे, ये सीखना चाहते। और दो किस्म की, एक अप्लाइड लर्निंग होती है ना, और एक जिसको इंट्रिंसिक लर्निंग कहते हैं वो होती है, जिससे रवैये बनते हैं, जिससे माशरे बनते हैं, जिससे माशरों के कैरेक्टर्स बिल्ड होते हैं ना, वो इंट्रिंसिक लर्निंग होती है। और हमने क्या किया हुआ है बहुत सालों से, हम शायद इस तफरीक को नहीं मेंटेन कर पाए हैं, और हम ही ने नहीं किया। ये एक दो और मुल्कों की मैं आपको एग्जांपल दूंगा और उनके फिर नतीजे भी जो भुगते हैं। जर्मनी ने भी ये किया था, सारी फोकस था इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस और साइंटिस्ट बनाने पे। नतीजे में जर्मनी ने एक सोशल अपहीवल देखा, क्योंकि सोशल वैल्यूज़ का बड़ा मेजर गैप आ गया था। ये हिस्ट्री आप देख सकते हैं। जापान ने भी एक तजर्बा किया लेकिन बड़ी जल्दी वापस आ गया। जापान भी बहुत साइंस ओरिएंटेड पढ़ाई कराता है, बहुत ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड पढ़ाई करता है, और सख्त इम्तहान लेता है। इतने सख्त इम्तहान लेता है कि बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं फेल हो जाएं तो। लेकिन उसके बावजूद वो हर चीज़ जापानी में पढ़ाते हैं, और अपने कल्चर को इस तरह से उन्होंने मर्ज किया हुआ है अपनी टीचिंग डायडैक्टिक में कि उस्ताद का एहतराम होता है, तालीम की इज़्ज़त होती है, हाई प्रेशर पढ़ाई है, लेकिन उन्होंने अपने कल्चर को रखा। तो जापानियों ने थोड़ा सा इसको चेंज किया, लेकिन उन्होंने भी इसकी बहुत बड़ी प्राइस पे की, क्योंकि उनकी इंट्रिंसिक लर्निंग उन्होंने करनी डिफरेंट कर दी। अंग्रेज़ों ने ये नहीं किया। खैर वो वैसे भी वो गासिब कौम थे ना, तो वो तो लोगों के रिसोर्सेज उनके पास इतने थे कि वो अपने तौर पर उन्होंने अपना आइलैंड बड़ा अच्छा रखा, उसको वेलफेयर स्टेट बनाया। यूरोप ने भी यही किया। बहुत सारे यूरोपियन मुल्कों ने कॉलोनियलिज्म की प्रोसीड्स के ऊपर अपने सिस्टम्स को परफेक्ट बना लिया। वो एक हिपोक्रेटिकल सिस्टम था। उन्होंने अपनी तालीम बहुत अच्छी की, अपने इदारों को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड और हाइडलबर्ग बना दिया, लेकिन बाकियों को नहीं उन्होंने वो जिसको कहते हैं ना, ज़ियाउद्दीन सरदार कहते हैं, द पावर टू डिफाइन नहीं दी किसी को। तो वो जो एक मेथड है ना, वो है फिर तोड़ के सीखने का। अब आपके आने से पहले, कुछ लोगों के आने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि सफ़र का क्या ताल्लुक़ है तालीम से और इल्म के हसूल से। तो जनाब आप यहाँ से ब्लू एरिया चले जाएं और ब्लू एरिया से वॉक करनी शुरू कर दें टुवर्ड्स वो जो आखिरी बिल्डिंग है, जो भी है वो आजकल ज़मीन.com वालों की। आप चलते जाएं, 1.25 घंटा लगेगा। पानी ले जाइएगा साथ, क्योंकि गर्मी बहुत। आप यकीन करें, मैं आपको गारंटी करता हूँ, आप कोई ना कोई नई चीज़ सीख लेंगे। कोई बोर्ड ऐसा नज़र आ जाएगा जो आपको ट्रिगर करेगा, कुछ लोगों की कोई बात आपको समझ में आ जाएगी, कोई झगड़ा ही हो रहा होगा, कोई बंदा कोई ऐसी हरकत ही कर रहा होगा जिससे आपको अंदाज, आपकी असम्पशंस चैलेंज हो जाएंगी, आपके नॉर्म्स चैलेंज हो जाएंगे, और फिर आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो क्या करता। और वो है इंक्रीमेंटल नॉलेज। जब आप ये सोचना शुरू कर देना कि मैंने अगर मैं ये करता या मैं इस जगह होता
तो आई वुड हैव रिएक्टेड लाइक दैट। तो दैट मीन्स आपका दिमाग अब उस लर्निंग ट्रेजेक्ट्री पे चढ़ गया, क्योंकि आपने सोचना शुरू कर। और लर्निंग की जो इंतहा होती है वो तो कहीं नहीं है ना, लेकिन लर्निंग की जो इब्तदा होती है ना, वो सोच का ट्रिगर होता है कि हुण की बनेगा, मैं की करदा। तो ये तालीम, ये उस वॉक की मेहरबानी है। अगर मैं आपको लाख बताऊं कि यार वो फलां प्लाजे के सामने बड़े ज़बरदस्त समोसे मिल रहे हैं, मैं क्या मान लूँगा आपकी बात, लेकिन जब मैं वहाँ से गुजरूंगा और मुझे उन समोसों की स्मेल आएगी तो फिर मैं कहूँगा आप ठीक कह रहे थे या आप गलत कह रहे थे, या अच्छे और बुरे समोसे में क्या फ़र्क होता है, यू नो। सो एवरी जर्नी एंड्स इन समथिंग पॉजिटिव, अगर आप उस नीयत से जाएं कि मैं आप देखूंगा कि लोग क्या करें। हाँ, अगर आप वैसे ही सर नीचा करके चल पड़ें तो वो डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। अगर आप किसी साथी के साथ चल रहे हैं और लोगों के ऊपर नज़र है आपकी और डिस्कस कर रहे हैं तो और एक्सपीरियंस होगा। अगर कोई आपके साथ कोई मामला पेश आ जाता है उसका और होगा। तो हमने दो एग्जांपल्स आपके लिए मैं लाया हूँ। तो एक एग्जांपल है हमारा, एक मैंने वो टी शर्ट नहीं पहनी, उसका नाम है जर्नीज़ ऑफ डिस्कवरी। हमारा एक कोर्स है, उसका नाम है जर्नीज़ ऑफ डिस्कवरी, और वो ट्रेन जर्नीज़ के ऊपर है। मैं आपको वो कोर्स डिस्क्राइब करता हूँ, और आप में से जो लोग इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं उसको आप स्टडी करें और बेधड़क होकर उसको अडेप्ट करें। बस खादिम के लिए दुआ कीजिए। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत दफ़ा इनफॉर्मली होती रही है, लेकिन ये हमने इसको कोर्स बना दिया। वो जर्नीज़ ऑफ डिस्कवरी ये है कि हम एक टॉपिक ले लेते हैं, कोई टॉपिक। अब मैं सोशल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाता हूँ, ठीक। तो मेरा जो कोर्स है वो जर्नीज़ ऑफ डिस्कवरी, वो एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल बिजनेसेस के ऊपर है। अच्छा, ये अब तो कोविड है और चीज़ें हैं, पता नहीं ये कब दोबारा शुरू हो सकेगा, और यूनिवर्सिटी हमारी थोड़ी सी रिलेटिवली अमीर है तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं। बच्चे हमारे पास जो आते हैं उनको वीज़ों के इशू नहीं होते, इसलिए ये पॉसिबल हैं। लेकिन ये जर्नी है जो सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है रशिया में, और शंघाई में ख़त्म होता है। ये तकरीबन 20-22 दिन का ये कोर्स है, पूरा कोर्स है। उसमें होता ही है कि सेंट पीटर्सबर्ग में बच्चे इकट्ठे होते हैं और उनकी इंडक्शन होती है। उनको हम बताते हैं कि इस कोर्स में आपने क्या करना है, इससे आपने हासिल क्या करना है, और आपको इससे क्या फ़वाइद मिल सकते हैं। उसके बाद एक दूसरे से उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इंट्रोडक्शन कैसे होती है? इस कोर्स में आने की ना कोई मिनिमम एज है, ना कोई क्वालिफ़िकेशन है, ना कोई उम्र का कोई वो चक्कर है, ना कोई प्रोफेशनल अफिलिएशन, कोई अमीरी गरीबी, इससे कुछ तल्लुक़। हाँ, अमीरी का है क्योंकि ये इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोग्राम। तो लोग आ जाते हैं। हमारा सिलेक्शन क्राइटेरियन बड़ा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि आधे लोग इस ग्रुप में औरतें होंगी, आधे मर्द होंगे। आधे लोग 40 साल से ऊपर होंगे, आधे लोग 40 साल से कम होंगे। आधे लोग आप समझ लें, आधे तो नहीं, लेकिन एक हेल्दी डिस्ट्रीब्यूशन होगी नेशनैलिटीज़ की, आधे तो नहीं कह सकता, तो जितनी ज़्यादा हो सके। और ये क्लास 20 लोगों की होती है, उससे ज़्यादा हम ले ही नहीं सकते। 20 इसलिए कि 18 की क्लास है और 2 हम जैसे साथ में मुफ्त सफ़र करने वाले। और हर बंदा, उसको नहीं पता होता कि मैंने किस ग्रुप के साथ काम करा। तो रैंडमली 4-4 के लर्निंग ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक। 4-4 के लर्निंग ग्रुप्स में हम कोशिश करते हैं कि वही रिप्रेजेंटेशन रहे जो एडमिशन्स की है। लेकिन इसमें एक कैविएट ये है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि ख़वातीन को इकट्ठा रहना होता है, क्योंकि एक ट्रेन के डब्बे में आपने सफ़र करना है। तो सिर्फ वो एक चैलेंज है हमारे लिए जो अभी तक ओवरकम नहीं हो सका। नौजवानों में आजकल, और ख़ासकर वेस्टर्न मुल्कों के बच्चों में ये चीज़ कोई इतना इशू नहीं है। दे आर नॉट एबल टू, दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम इसको अपने बच्चों के लिए अगर अडेप्ट करना चाहें तो ये मसला हो जाएगा। और एक बड़ा मेजर बायस है कि एक ग्रुप में सिर्फ मर्द हैं और एक में सिर्फ औरतें हैं, क्योंकि उसमें लर्निंग आउटकम्स बहुत बदल जाते हैं। बट दैट्स समथिंग, दैट्स अ प्रॉब्लम, बट नॉट अ। उसके बाद हम इनको लर्निंग ग्रुप्स में बना देते हैं, और लर्निंग ग्रुप्स रैंडमाइज्ड हैं टोटली। किसी को नहीं पता मैंने किस 3 बंदों के साथ जाना है, एक चीज़। उसके बाद हम इनको सफ़र पे लाने के लिए एक लिस्ट देते हैं कि आपने क्या लेके आना है। ज़ाहिर है अपने कपड़े वपड़े तो लाने हैं। उनको बताया जाता है कि भी रशिया है, सितंबर है, ठंड हो जाएगी, अपने लिए गर्म कपड़े लाएं, जुराबें इस किस्म की लाएं, टोपी लाएं, वगैरह वगैरह, या जो भी। वो तो एक लिस्ट जाती है ना। और ये भी बता देते हैं कि कहाँ कहाँ रुकना है, ताकि उनको अंदाज़ा हो जाए कि किस किस्म का हमें वहाँ पे होगा सामना, वेदर वगैरह से। दूसरी चीज़ हम उनको कहते हैं, और इसेंशियल्स लाएं। अगर आपको एक जूता चाहिए तो प्लीज़ एक ही लाएं,
ये नहीं कि आप 3 किस्म के जूते ला रहे हैं, 6 किस्म की कमीज़ें ला रहे हैं, क्योंकि ट्रेन में बैठे रहना आपने, तो आपको वो तैयारी नहीं करनी जो आपको किसी नॉर्मल हॉलीडे विजिट पे करनी है। सो फंक्शनल, एक बैग से ज़्यादा आप नहीं ला सकते, और उस बैग का जो नॉर्मल रोलर बैग का साइज़ है, और एक आपके पास बैक पैक और एक आपका रोलर बैग, उसके अंदर आपने जो भी पैक करना है आप कर लें। इसमें गर्म कपड़े भी हों, छतरियाँ भी हों, जो भी हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम उनको इसेंशियल्स हैं, जो हम उनको बता देते हैं कि ये आप ले आए। फिर हम उनको कहते हैं जो एक आपने जो चीज़ की जगह रखनी है ना, वो रखनी है एक फील्ड डायरी। आपने एक किताब लानी है, या नोटबुक एक से ज़्यादा भी ला सकते हैं, कलम पेंसिल कागज़ें आपके पास ठीक ठाक होनी चाहिए, उसकी जगह होनी चाहिए आपके पास कि आपने फील्ड डायरी लिखनी है। रोज़ आपने एक सफ़ा कम से कम अपनी ऑब्जर्वेशंस का कलम बंद करना है सोने से पहले। मैं बताऊंगा क्यों, कैसे करना है। और 2 किताबों की जगह गुंजाइश रखनी है। एक वो किताब जो आपने ना पढ़ी हो लेकिन आपका जी चाह रहा हो कि मैं पढ़ूं, या किसी ने कहा कि ये ज़रूर पढ़ना, ट्रेन में वक्त होगा, एक किताब आपने वो पढ़नी, लेके आनी। दूसरी किताब आपने वो लेनी है जो आपने पढ़ी या बार बार पढ़ी और उसको बहुत एंजॉय किया और आपको किसी से शेयर करना चाहते हैं। सो 2 किताबें, एक डायरी, और इसेंशियल्स, एक बैग और एक बैकपैक। कंप्यूटर वगैरह बच्चे लाते हैं, गोप्रो, जो भी, ये आपका सफ़र का सामान है, और कुछ नहीं लाना। हाँ, सवाल नहीं। उसके बाद जब वो ग्रुप्स बन जाते हैं तो उसमें कुछ लोग सीनियर हैं, कुछ लोग पढ़ाने वाले हैं, कुछ लोग इंजीनियर्स हैं, कुछ कॉर्पोरेट एग्जेक्टिव्स हैं, तो वो स्टूडेंट्स नहीं हैं, दे आर ऑल को ट्रैवलर्स। वो स्टूडेंट का जो लेबल है ना, वो हमने उतार दिया। ये सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है, ये ट्रैवल है, तो वो सारे को ट्रैवलर्स कहलाते हैं। तो उसमें अगर मेरी उम्र, अब मैं 63 साल का हूँ, और मेरे साथ कोई से 18 साल का बच्चा बैठा हुआ है, कोई 10 मतलब साल मुझसे छोटा है, कोई व्हाटएवर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उम्र में ज़्यादा हूँ या मैंने 80 उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है दूसरा बंदा कभी कहीं ना गया हो, पहली फॉरेन ट्रिप हो उसकी। हो सकता है एक बंदा 6 ज़ुबानें बोलता हो, मुझे मर के अंग्रेज़ी आती है। सो ये सारी चीज़ें इक्वलाइजर्स हैं। आप हैं को ट्रैवलर्स, और आपने हर बंदे को वही तकरीम, इज़्ज़त और मकाम देना है जो किसी को ट्रैवलर को आप देंगे, क्योंकि उसमें आपकी बका है। खुदा ना खास्ता आप वो 4 के डब्बे में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, आप 3-4 दिन किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से कोई रिलीजन के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, किसी और मुसीबत खाने पे आप बहस स्टार्ट उठते हैं, तो फिर तो गया सफ़र आपका ना, फिर आपने खाक सीखना है। तो उनको ये बताया होता है कि सबकी उतनी इज़्ज़त है, ये बाबा भी उतना इज़्ज़त के काबिल है जितना ये नौजवान या ये खातून। ये जब हो गया तो फिर आपने उनको ओरिएंटेशन की, उनको ट्रेन पे चढ़ा दिया। 1 रात और 1 दिन, 1 रात और 1 दिन, 1 रात और 1 दिन आप ट्रेन में चलेंगे। अच्छा, रशिया में ट्रेन बहुत दूर दूर जाती हैं, 12,000 किलोमीटर रशिया है ना, फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टॉक 12,000 किलोमीटर। शंघाई आप चले जाएँ तो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वो 1 रात और 1 दिन वो एक जगह ट्रेन में रहते हैं, उसके बाद 1 रात और 1 दिन मोर और लेस, एग्जैक्टली तो स्टेशन नहीं बने हुए, कहीं कम हो जाता है कभी ज़्यादा, और 1 दिन और 1 रात वो एक जगह पे रहते हैं जहाँ पे वो लोगों से मिलते हैं, किसी यूनिवर्सिटी को विज़िट करते हैं, किसी जगह उनकी कोई गैदरिंग होती है, फिर ट्रेन पे जाते हैं, फिर 1 दिन और 1 रात ट्रेन पे बैठते हैं, पढ़ते हैं अपनी किताबें, डिस्कशंस करते हैं, डायरियाँ लिखते हैं, फिर उतर जाते हैं, फिर 1 दिन। तो वो ऐसे चलता है, हर 1 दिन के बाद एक नई जगह, एक नया तजर्बा, और एक नई डायरी की एंट्री। और ये सीक्रेट डायरी होती है, किसी को आप दिखा नहीं सकते कि आप क्या लिख रहे हैं, क्योंकि ये आपकी असेसमेंट है। इसको यहाँ होल्ड कर लें। उसके बाद बीच में हमने 2 जगह एक्सकर्शंस भी रख दी हैं, 2-2 दिन की, क्योंकि लोग थक जाते हैं ना 20 दिन ट्रेन में। तो एक हमने रखी है काइंड ऑफ मिडल ऑफ रशिया, कैटरिनबर्ग के इर्द गिर्द। एक हमने रखी लेक बेकाल के ऊपर, जो दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनल बॉडी ऑफ वाटर, इट्स ब्यूटीफुल, वहाँ रखी है। और फिर ऑप्शन ये भी हो सकती है कि आप उलान बातर, अगर आपको मंगोलिया का वीज़ा मिल जाता है तो फिर आप वहाँ से भी जा सकते हैं। फिर उसकी बजाय हम मंगोलिया में 1 रात एक्स्ट्रा गुजार देते हैं, और फिर वो शंघाई चले जाते हैं। शंघाई जाके उनकी डी ब्रीफ होती है। डी ब्रीफ में हर शख्स ने अपनी फील्ड डायरी शेयर करनी होती है, और वो इम्तहान इस तरह होता है कि मैं कहता हूँ डॉक्टर बाबर साहब 16 तारीख को आपकी डायरी एंट्री प्लीज़ खोल लें, डॉक्टर अफशान प्लीज़ आप भी 16 की डायरी खोलें, अब एक दूसरे को पढ़ के सुनाएं, हम सब सुन रहे हैं।
अब आप उसी जगह मौजूद थे जहाँ डॉक्टर साहब मौजूद थे, आपको असूली तौर पे वही चीज़ें नज़र आ रही थी जो मैडम को नज़र आ रही थी। लेकिन जब आप डायरी सुनते हैं ना, और वो डायरी ओपन है, आपने वो लिखना है जिस चीज़ ने आपको अट्रैक्ट किया है, मरूब किया है, किसी तरह से आपके ऊपर इम्प्रेशन डाला है। तो फिर आप नोट करते हैं कि कई दफ़ा तो डायरी की एंट्रियाँ मिल रही हैं कि हम दोनों चिड़ियाघर में थे, लेकिन अब चिड़ियाघर में ये हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ आपको डिस्क्राइब करें कि वहाँ बच्चे थे, वो जानवरों को तंग कर रहे थे। ये लिखें कि वो जानवर थे जो कुछ अजीब किस्म की हरकतें कर रहे थे जो इन्होंने पहले नहीं देखी थी। तो उससे आपको अंदाज़ा होता है कि हर शख्स का पर्सपेक्टिव एक ही टाइम और स्पेस में मुख्तलिफ हो सकता है। कितनी बड़ी लर्निंग है यार ये, कि अगर मुझे ये पता लग जाए कि जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं देख रहा हूँ और उसको एब्सोल्यूट सच मान रहा हूँ, वो किसी और बंदे के लिए नहीं है, उसका पर्सपेक्टिव ही। और हम दोनों सच्चे हैं, क्योंकि हम दोनों वहाँ थे, हमने दोनों देखा कि जानवरों को लोग तंग भी कर रहे थे, लेकिन मेरे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन वो जानवर जो अटकेलियाँ कर रहे थे वो इनके लिए इंपॉर्टेंट था। दोनों चीज़ें हो रही थी, दोनों सच हैं। विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? सी, इस किस्म की चीज़ें फिर होती हैं। फिर लोग, फिर बहुत मज़ेदार गुफ्तगू होती है, फिर वो डायरियों पे चलते हैं, फिर डायरीज़ का हम कॉपी बना के हर बंदे की डायरी अगर वो इजाज़त दे तो हम दे देते हैं, बिकॉज दोज आर ऑब्जर्वेशंस दैट क्रिएट दिस इनॉर्मस पुश फॉर लर्निंग। और आपको ज़रूरी नहीं कि आप 20 डायरियाँ पढ़ें, लेकिन आपको अगर चाहें तो डिजिटल फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। फिर क्या होता है, आखिरी एक्टिविटी जो होती है वो एक डीब्रीफ होती है, जो आपने क्योंकि कोर्स है ना तो आपने लिखना तो है। फिर किताबों के रिव्यू भी आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें अपनी डायरी में। तो आप ये कहें कि हाँ, वो जो मुझे फ़लाँ ने किताब दी थी उसमें ये है, मैंने पढ़ा और आज मैंने इस किताब को ये देखा। तो वो डायरी जो है ना वो ओपन है, आप कुछ भी लिख सकते हैं उसमें। कमरे में कैफियत क्या थी या बाहर निकले क्या थी, किताब पढ़ रहे थे क्या थी, कुछ ख्याल आ गया, कोई किसी ने गज़ल कह दी, किसी ने कोई नज़म पढ़ दी, वो ओपन क्रिएटिव एक्सरसाइज है। और फिर आखिरी चीज़ है कि हर बंदे ने एक लेक्चर देना है ऑन द वे। 20 लोग हैं, 20 दिन, हर 2 बंदों की बारी लगेगी एक दिन, उन्होंने किसी एक ऐसे टॉपिक पे लेक्चर देना है जिसके ऊपर उनको दस्तरस है और वो हासिल है किसी किस्म की एक्सपर्टीज़। अब एक छोटा है उम्र में, वो फ़र्ज़ करें रॉक क्लाइंबिंग करता है, तो वो हमें बताएगा कि रॉक क्लाइंबिंग कैसे की जाती है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं, उसमें क्या डेंजर्स हैं, उससे उसने क्या सीखा। अब मैं सारी उम्र रॉक क्लाइंबिंग शायद ना करूँ, लेकिन मुझे अब रॉक क्लाइंबिंग के बारे में एक मेरा मेंटल इमेज बन गया है। जब मैं किसी रॉक क्लाइंबर को देखूंगा या जब मैं कभी रॉक क्लाइंबिंग की बात सुनूंगा तो मेरा लेवल ऑफ इंटरेस्ट और अवेयरनेस बहुत मुख्तलिफ हो। तो वो इस तरह, अब मसलन मैं अगर सर्जन हूँ तो मैं हो सकता है कोई ऐसी सर्जिकल टेक्निक डिस्क्राइब कर दूँ जो लोगों के लिए फैसिनेटिंग हो, ब्रेन सर्जरी कैसे होती है। सो इट्स टोटली ओपन, ओनली हर तरह से ये इसको फ्री लर्निंग भी कहते हैं। ये इंट्रिंसिक लर्निंग पैदा करती है आपके अंदर, ये डिज़ायर टू लर्न पैदा करती है, इंक्विजिटिवनेस पैदा करती है, क्वेश्चनिंग पैदा करती है, असम्पशंस को चैलेंज करती है, और दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ भी बनाती है। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आप भांप लेंगे, कहेंगे यार इससे मेरा गुजारा नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन, एक तो फिर रोक लें उसको, हो सकता है 2 हो जाए। आई एम ऑलमोस्ट डन। तो कुछ दोस्तियाँ बन जाएंगी, कुछ दुश्मनियाँ भी बन जाएंगी, लेकिन मुसीबत ये है कि दुश्मनियों का आप इजहार नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपने डेकोरम रखना है। तो फिर आपको अपने गुस्से पे, अपने इमोशन पे, अपने ऑब्जेक्टिविटी पे कई किस्म के कंट्रोल्स लगाने आ जाएंगे। तो इट्स एन ऑल राउंड लर्निंग एक्सपीरियंस जो मुझे काफ़ी साल लगे थे इसको डिज़ाइन करने में, क्योंकि मैं बहुत साल से सोचता था। जब मैं मुख्तलिफ मुल्कों में जाता था, मैं अजीब अजीब हरकतें करता था। मसलन एक दफ़ा मैंने क्या किया, मैं स्टूडेंट था, मेरे पास पैसे थोड़े होते थे, तो $235 में ग्रे हाउंड की मेरे पास आ जाया करती थी। अभी भी शायद वो इतनी है, वो शायद 380 की हो गई है। $245 में वो मिलती थी। मेरे पास $245 ही तकरीबन थे। समर की छुट्टियां थी, पढ़ रहा था, तो मैंने कहा यार ये 30 दिन का मेरे पास है, और जिस मर्ज़ी बस पे बैठ के अमेरिका और कनाडा में जिधर मर्ज़ी चले जाओ। तो मैंने कहा लेट्स सी हाउ फार आई कैन गो। तो वो पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ, लेकिन मैंने फ्रॉम कोस्ट टू कोस्ट, मैं बॉस्टन से बैठा था और सैन डिएगो गया था। 6 दिन का सफ़र है, लेकिन मैंने 10 दिन लिए। फिर मैंने कहा भाई 20 दिन और बच गए। फिर मैं कनाडा चला गया, वैंकूवर चला गया, वैंकूवर से करते चलते चलते फिर मैं टोरंटो आ गया, फिर बच गया टाइम थोड़ा सा। मैं कहा अब मैं क्या करूँ, फिर मैं फिलाडेल्फिया चला गया। सो आई सॉ 5-6 सिटीज़, आई ट्रैवल्ड इन द बस
एंड आई मेट enormously इंटरेस्टिंग पीपल. स्टूडेंट था, मेरे पास वैसे भी कोई पैसे वैसे होते नहीं थे, तो अक्सर लोग मुझे ना शेयर करते थे चीज़ें. मसलन कोई बीबी आके बैठ गई है, पूछ रही है किधर से आए हो, क्या करते हो, स्टूडेंट हूँ. उसने बैग खोला है, उसमें से कोई बिस्किट है या कोई चीज़ है, उसने कहा ओके यंग मैन यू नो हैव सम बिस्किट्स, तो वो मैंने खा लिए हैं. कोई बंदा बैठा हुआ है, वो मुझे पूछ रहा है, वो मुझे बता रहा है अपने बारे में. तो मैंने अमेरिका को लिटरली, एटलीस्ट द अपर, बहुत बड़ा मुल्क है ना, तो आप 30 दिन में तो नहीं देख सकते, बट वो जितने जितने शहरों में मैं गया वो यही होता था. अक्सर बस जर्नी 6-7 घंटे की होती थी. जहाँ अब वैसे तो बस रुकती जाती है, लेकिन आपकी बेसिकली बस हो जाती है जब आप बस में बैठ जाए. तो वो फिर मैं उतर जाता था, लेकिन रात को मैं बस में बैठ जाता था क्योंकि होटल के पैसे नहीं होते थे. तो मैं टाइम देखता था कि अब अगली बस शाम को 7-8 बजे कहाँ कहाँ जा रही है. तो मैं देखता था अच्छा मेरे डायरेक्शन में ये वाली बस जा रही है, चलो जी उस पर बैठ जाओ. तो वो मेरे लिए इतना, वो आप समझें इंसाइटफुल टाइम था कि वो मेरे जहन में थ्रू आउट ऑल माई ईयर्स एज ए टीचर मैं सोचता रहा यार कि मैं कोई ऐसा एक्सपीरियंस किसी तरह से क्रिएट करूं जो मेरे स्टूडेंट्स भी उस ऑ और उस वंडर को एक्सपीरियंस कर सकें जो मैंने किया एज अ फर्स्ट टाइम ट्रैवलर इन अमेरिका.